गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर हेमलता आकोदिया। पिछले वीडियो में हमने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम ब्रिटेन के मंत्रिमंडल के अधिनायकत्व की बात करते हैं। ब्रिटिश शासन व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता सिद्धांत और व्यवहार में अंतर है। सिद्धांत वहाँ मंत्रिमंडल लोक सदन के प्रति उत्तरदायी है, किंतु व्यवहार में मंत्रिमंडलीय अधिनायकत्व स्थापित हो गया है। संसद मंत्रिमंडल की रबड़ की मोहर या मंत्रिमंडल के आदेशों का रजिस्टर मात्र रह गई है। रेमजे मेयर कहते हैं कि मंत्रिमंडल के पास ऐसे अधिकार है कि इसे सर्वशक्तिमान कहा जा सकता है, चाहे वह अपने अधिकारों का प्रयोग करने में कितना भी असमर्थ क्यों न हो। जहाँ इसके पास बहुमत का समर्थन होता है, वहीं इसकी स्थिति एक तानाशाह जैसी होती है। यह तानाशाही 2 पीढ़ी पहले की तानाशाही से अधिक निरंकुश है। मंत्रिमंडल की तानाशाही के संबंध में एडम्स कहते हैं, कॉमन सभा केवल एक पंजीकरण करने वाली मशीन बनकर रह गई है। अब तो मंत्रिमंडल ही वास्तविक विधानसभा है। अगर हम ब्रिटेन के मंत्रिमंडल की तानाशाही के कारण जानें तो हमें कुछ महत्वपूर्ण कारण नज़र आते हैं। पहला जो कारण है वह है दलगत अनुशासन। जिस प्रकार 19वीं शताब्दी में संसद की सर्वोच्चता की व्याख्या को महत्व दिया जाता था, उसी प्रकार 20वीं शताब्दी में मंत्रिमंडल की तानाशाही की विवेचना की जाती है। दलीय पद्धति के शक्तिशाली होने का कारण मंत्रिमंडल की शक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। आज संसद के सदस्य जितनी कठोरता से दलीय सचेतकों के नियंत्रण में कार्य करते हैं, उतना पहले संभव नहीं था। आज किसी सदस्य का व्यक्तिगत अंतःकरण उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि दल की केंद्रीय सभा का निर्णय। यदि कोई सदस्य दलीय सचेतक के आदेशों का उल्लंघन करता है तो उसका दल से निष्कासन अनिवार्य है। मतलब दलीय अनुशासन का मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था में बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, जिसकी वजह से मंत्रिमंडल तानाशाह बनता है। जो दूसरा कारण है वह है सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रथा। हमने पहले भी पढ़ा है कि संसदीय शासन प्रणाली में सभी मंत्री एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। मंत्रिमंडल के अधिनायक तंत्र का दूसरा कारण मंत्रियों का सामूहिक रूप से उत्तरदायी होना है। प्रत्येक मंत्री जानता है कि उसकी गलती से संपूर्ण मंत्रिमंडल के गिरने की संभावना है। फलस्वरूप वे एक टीम के रूप में कार्य करते हैं तथा प्रत्येक कार्य में एक दूसरे की सहायता करते हैं। चूँकि वह सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं, तो नेचुरली वह चाहेंगे कि उनकी सरकार पूरे टाइम चले। जो अगला जो तानाशाही का कारण है, अधिनायक बनने का कारण है, वह है लोक सदन के विघटन का अधिकार। ब्रिटिश संविधान की वर्तमान व्यवस्था के अनुसार यदि मंत्रिमंडल को लोक सदन का समर्थन प्राप्त न रहे और यदि वह अनुभव करे कि उसकी नीतियों व कार्यों को राष्ट्र का समर्थन प्राप्त है, तो वह राजा को लोक सदन भंग करने तथा नए निर्वाचन करवाने का परामर्श दे सकता है। यदि मंत्रिमंडल ऐसा करे तो लोक सदन के सदस्यों को पुनः चुनाव की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इस धमकी के हथियार के कारण लोक सदन के सदस्यों को अंकुश में रखा जा सकता है, क्योंकि ये गारंटी तो नहीं है कि इस चुनाव में सभी लोग जीत गए और अगले चुनाव में भी जीत जाएंगे। तो अधिकतर लोक सदन के सदस्य मध्यकालीन चुनाव से डरते हैं। जो अगला कारण है तानाशाही का, वह है संसद की कार्यविधि। संसद की कार्य प्रक्रिया भी उस पर नियंत्रण लगाती है। कार्यभार की अधिकता के कारण
लोक सदन में सामान्य समापन, मुखबंद, कंगारू समापन की व्यवस्थाओं का प्रयोग किया जाता है। इनके द्वारा संसद में सदस्यों को वाद विवाद की स्वतंत्रता परिसीमित कर दी जाती है। और तानाशाही का जो अगला कारण है वह है संसदीय जीवन। संसद के सत्रों में प्राय इतना कार्य होता है कि मंत्रिमंडल की गतिविधियों का निरीक्षण करने का न तो अवसर आता है न ही समय होता है। विचारक हैं सिडनी लो, वह कहते हैं लोक सदन के सदस्य विभिन्न प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहते हैं। अल्पकालीन लंदन के अधिवेशन में उन्हें बहुत से आकर्षण होते हैं। आधा सदन अपने निजी कार्यों में व्यस्त रहता है तथा दूसरा आधा अपने आनंद में मग्न रहता है। इस प्रकार अधिवेशन काल में संसद मंत्रिमंडल पर नियंत्रण नहीं रख पाती, तो जब अधिवेशन नहीं होता है तब तो मंत्रिमंडल कितना शक्तिशाली हो जाता है, इसकी मात्र कल्पना ही की जा सकती है। और अगला जो कारण है वह है प्रतंत्र व्यवस्थापन। प्रतंत्र व्यवस्थापन ने भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मंत्रिमंडल को विधायी अधिकार भी प्राप्त है। संसद के सत्र अल्पकालीन होते हैं तथा उसे विभिन्न कार्य थोड़े समय में ही करने पड़ते हैं। अतः मंत्रियों को यह अधिकार सौंप दिया गया है कि जहाँ जहाँ कानून में कमी महसूस हो वे अपने विभाग से संबंधित कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए पूरक विधियों का निर्माण कर सकते हैं। इससे मंत्रिमंडल की शक्तियाँ बहुत बढ़ गई है। अगला जो कारण है तानाशाही का वह है संकटकालीन स्थिति। प्रशासकीय न्याय व्यवस्था के विकास में मंत्रिमंडल को और भी शक्तिशाली बना दिया है। वर्तमान प्रशासनिक पद्धति में अपने अपने विभाग से संबंधित अभियोगों को सुनने तथा निश्चित करने का अधिकार स्वयं मंत्रियों को ही सौंप दिया गया है। पहले इस प्रकार के मामले साधारण न्यायालय द्वारा निर्णीत होते थे। इसका प्रभाव यह हुआ कि कार्यपालिका को न्याय संबंधी अधिकार भी पर्याप्त संख्या में प्राप्त हो गए हैं तथा मंत्रिमंडल की शक्ति एवं आतंक में निश्चित रूप से वृद्धि हुई है। अगला जो कारण है वह है द्विदलीय व्यवस्था। ब्रिटेन में मुख्य तौर पर दो राजनीतिक दल है। जिस दल का बहुमत होता है वह सरकार बनाता है तथा विरोधी दल अल्पमत में होता है। जिस दल की सरकार बनती है वह दल अपनी इच्छा अनुसार शासन चलाता है। उसको विपक्ष की आलोचना की अधिक चिंता नहीं रहती है, क्योंकि उसके अपने दल के सदस्यों के टूटने की आशंका नहीं होती है। अतः व्यवहार में मंत्रिमंडल की शक्तियाँ बढ़ गई हैं। इस प्रकार जब तक बहुमत मंत्रिमंडल के साथ है, संसद मंत्रिमंडल का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। मंत्रिमंडल तानाशाह नहीं है, ये भी विचार आता है। ये सच है कि रैमजे मोर है, लॉर्ड हेवर्ट है आदि ने ये मत प्रतिपादित किया कि इंग्लैंड में मंत्रिमंडल का अधिनायकत्व है, लेकिन कुछ और विचारक हैं जो इस मत का खंडन करते हैं। उनके अनुसार मंत्रिमंडल पूर्ण अधिनायक न आज है और न कभी बन सकता है। लोवेल कहते हैं कि मंत्रिमंडल की निरंकुशता ऐसी निरंकुशता है जिस पर निरंतर आलोचना की गोलाबारी होती रहती है और जो जनमत की शक्ति, अविश्वास प्रस्ताव की आशंका तथा आगामी चुनाव के प्रत्याशी से सीमित रहती है। मंत्रिमंडल के अधिनायक नहीं होने के कुछ कारण हैं, जिसमें पहला है विरोधी दल। मंत्रिमंडल किसी भी परिस्थिति में अपने विरोधियों की न्यायसंगत आलोचना की अवहेलना नहीं कर सकता। यदि वह ऐसा करेगा तो लोकमत उसके विरुद्ध हो जाएगा। उदाहरण के लिए सन 1936 में
लोक सदन में मंत्रिमंडल के ही दल का बहुमत था, किंतु फिर भी उसे विरोधी दल की आलोचना तथा लोकमत पर ध्यान देते हुए सैमुअल होर को हटाना पड़ा। अगला जो कारण है जिससे अधिनायक नहीं बनेगा वह है संसद का नियंत्रण। संवैधानिक रूप से ब्रिटिश संसद के पास ऐसे हथियार हैं जिन्हें वह तलवार की तरह मंत्रिमंडल के सिर पर लटका सकती है और आवश्यकता पड़ने पर उसका काम तमाम कर सकती है। प्रश्नों के द्वारा मंत्रियों को गलत काम करने से रोका जा सकता है। संसदीय आलोचना जनमत उसके विरुद्ध किया जा सकता है। कटौती प्रस्ताव व काम रोको प्रस्तावों द्वारा मंत्रिमंडल की गलतियां बताई जा सकती है। निंदा और अविश्वास प्रस्तावों द्वारा उसे त्यागपत्र देने के लिए बाध्य किया जा सकता है। इस संबंध में हर्बर्ट मॉरिसन कहते हैं, मंत्रिमंडल अपनी बात मनवा सकता है। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि लोक सदन के सदस्यों के ऊपर अपनी इच्छा को मनचाहे ढंग से थोप सकता है। उसे अपनी बात समझानी पड़ती है। उसे लोक सदन के प्रति आदर का भाव रखना पड़ता है। संसद किसी तानाशाही के नीचे काम करने वाला विधानमंडल नहीं है। अगला जो कारण है वह है जनमत का भय। मंत्रिमंडल जनमत को असंतुष्ट करके कोई कार्य नहीं कर सकता। अगर जनता नाराज हो जाएगी तो अगले चुनाव में उनको बहुमत नहीं मिलेगा। उसे आगामी चुनाव के लिए भी क्षेत्र तैयार करना पड़ता है। कोई भी मंत्रिमंडल जनमत की उपेक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ समय बाद उसे जनता के दरवाजे पर वोट मांगने जाना पड़ता है। सन 1940 ईस्वी में जनमत ने ही चेम्बरलेन की सरकार को त्यागपत्र देने के लिए विवश किया था। सन 1956 में जनमत ने ही ईडन से पद त्याग करवाया। लास्की के अनुसार यह उत्तम होगा कि जिसे मंत्रिमंडल की तानाशाही कहा गया है उसे जनमत की भावना से उत्प्रेरित देशभक्ति कहा जाना चाहिए। अगला जो कारण मंत्रिमंडल के तानाशाह नहीं होने का है वह है सम्राट का विरोध। सम्राट भी मंत्रिमंडल की तानाशाही पर प्रबल नियंत्रण रखता है। सम्राट शासन नीति और सरकार के कार्यों की आलोचना कर सकता है। सम्राट मंत्रियों को चेतावनी दे सकता है। यदि मंत्रियों ने चेतावनी के विपरीत कार्य किए हैं और राष्ट्र पर कोई संकट आ गया है तथा जनता को यह पता लग जाए या ज्ञात हो गया कि सम्राट की चेतावनी के उपरांत भी ये कार्य किया गया है, तो वह आगामी चुनाव में मंत्रियों से बदला ले सकती, यानी चुन के नहीं भेजेगी। अगर हम निष्कर्ष की बात करें या इसका मूल्यांकन करें तो इस प्रकार मंत्रिमंडल की स्थिति के बारे में विद्वानों में मतभेद है। जहाँ रैमजे म्योर के मत का प्रश्न है उसमें अतिशयोक्ति प्रतीत होती है। यह अतिरंजन है कि मंत्रिमंडल तानाशाह है। चाहे कैसा भी मंत्रिमंडल हो, उसे दिन प्रतिदिन लोक सदन का और अंतिम रूप से निर्वाचक मंडल का भय तो रहता है। वह सदा अधिनायक की तरह व्यवहार नहीं कर सकता। उसकी स्थिति अधिनायक की न होकर शासन का केंद्र है। बच्चों, हमने इसमें मंत्रिमंडल की अधिनायक के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम ब्रिटेन की कॉमन सभा के बारे में पढ़ेंगे।